एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल में। टैली प्राइम की इस सीरीज में हम जीएसटी स्टार्ट कर चुके हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि उसमें हमने सारा जीएसटी के बारे में डिटेल्स में आपको समझाया कि जीएसटी क्या है, क्या जीएसटी की लिमिट है, किन किन को जीएसटी में खुद को रजिस्टर कराना जरूरी होता है, ठीक है, क्या सीजीएसटी है, क्या आईजीएसटी है और क्या एसजीएसटी है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद हमें अब क्या करना होता है, प्रैक्टिकल जब हम कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। टैली के अंदर ट्रांजेक्शन, टैली के अंदर ही नहीं, अगर आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है किन किन चीज़ों का। तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फाइनल में हम बिल पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रैक्टिकल में हम बताएंगे आपको कि आपने अगर परचेज बिल जनरेट करनी है या परचेज की एंट्रीज करनी है तो आप जीएसटी को कैसे एप्लीकेबल करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने जैसे बोला था कि अगर आप एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है तो आपको अपने को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराना ही कराना है। तो कंपलसरी हो जाता है कि अब आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर बनना है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपको एक नंबर इशू किया जाता है और उस नंबर को हम बोलते हैं जीएसटीएन। तो आज का जो हमारा टॉपिक की स्टार्टिंग है वो जीएसटीएन नंबर से होगी और पूरा हम हर एक चीज को यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, जब आप अपने को रजिस्टर करा लेते हैं जीएसटी के अंदर तो जीएसटी की साइट पे आपको कराना होता है। उसको भी हम बताएंगे कि कैसे आप अपने को जीएसटी में रजिस्टर कराते हैं। तो जब आप रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको एक नंबर इशू होता है जिसको हम जीएसटीएन नंबर बोलते हैं। तो जीएसटीएन नंबर एक आपकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आपके लिए कंपलसरी है, आपके लिए मैंडेटरी फील्ड हो जाता है कि आप अपने कस्टमर पे जीएसटी चार्ज करें। तो जिसके पास भी आप परचेज करने जा रहे हैं या जिसके पास भी आप सामान खरीदने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे उसके बिल पे जीएसटीएन नंबर पड़ा हुआ है, इसका मतलब है वो आप पे जीएसटी चार्ज करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो लिमिट, उसका टर्नओवर जो है वो लिमिट को क्रॉस कर चुका है। तो जब आपको जीएसटीएन नंबर मिल जाता है, ये 15 डिजिट्स का होता है। तो 15 डिजिट्स को क्या किया है, इसमें डिवाइड किया है कि एलोकेट किया है कि ये 15 डिजिट कहाँ कहाँ से लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है, मैंने बोला वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, इसको नाम दिया जीएसटी का। तो ये तो सारा का सारा एक हो गया, बट हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन किस स्टेट का है। वन नेशन का मतलब नेशन तो है, बट नेशन में क्या है, बहुत सारे हमारे क्या है, स्टेट्स हैं। अब हमने रिकॉग्नाइज करना है कि हमने ये जो सामान खरीदा किस स्टेट से खरीदा। तो उसके लिए इस जीएसटीएन नंबर में जो पहला फर्स्ट डिजिट दो आपके नंबर्स आते हैं स्टार्टिंग में, वो होते हैं हर किसी के स्टेट को। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, अगर मैं उत्तराखंड में बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो मेरा जो सबसे पहले कोड आएगा जीएसटीएन का, वो स्टेट कोड आएगा उत्तराखंड का। जैसे उत्तराखंड का स्टेट कोड है 05, तो 05 से मेरे जीएसटीएन नंबर के स्टार्ट होंगी। फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं 10 डिजिट्स पैन नंबर्स के। तो पैन कंपलसरी है, तो बिना पैन कार्ड के आप जीएसटी में अपने को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते हैं। तो 10 डिजिट्स आपके क्या आएंगे, पैन कार्ड के आएंगे। और उसके बाद जो 13 नंबर आपका होगा, यानी कि 12 नंबर हो चुके हैं, जो 13वां नंबर होगा वो आपका एंटिटी नंबर होगा। एंटिटी का मतलब है जो आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस प्रोमाइसेस कितने हैं, एक हैं या एक से ज्यादा हैं, तो उसके बेस पे आपको एक एंटिटी नंबर मिलता है। जैसे मान लेते हैं मेरा एक है तो मेरा 1 लिखा आएगा, और आपके 2 बिजनेस एंटिटीज हैं तो आपके वहां पे क्या लिखा आ जाएगा, 2। फिर नेक्स्ट आपका आता है डिफॉल्ट, उसमें मिलेगा Z, यानी कि जो 14th नंबर होगा वो Z लिखा आएगा, क्योंकि नंबरिंग या तो असेंडिंग में चलती है या डिसेंडिंग में चलती है। तो यहाँ पे किससे स्टार्ट किया गया है, Z से स्टार्ट किया गया है। और जो लास्ट आपको डिजिट्स मिलता है वो कोड को चेक करने के लिए मिलता है। तो टोटल मिला के आपको क्या मिलेगा, 15 डिजिट्स का एक जीएसटीएन नंबर मिलेगा। इस तरीके से जो ये मैंने कोड दिया है, कि किसी न किसी स्टेट का कोड है। जैसे मेरा उत्तराखंड का है तो यहाँ पे 22 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 05 आ जाएगा।
तो जब आपके पास ये जीएसटीआर नंबर मिल जाता है तो इसकी पूरी डिटेल आपको कंपनी क्रिएट करते टाइम अपने सिस्टम में डालनी होती है। तो इससे आपके सिस्टम को समझ में आ जाता है कि आप एक रजिस्टर्ड डीलर हैं और आपने हर सेल बिल पे क्या चार्ज करनी है, जीएसटी चार्ज करनी है। नेक्स्ट आता है एचएसएन और एसएससी कोड। तो एचएसएन और एसएससी कोड दो एक ऐसे कोड हैं, इनको हम ऐसे समझते हैं जैसे माना आपका शहर है और उस शहर में बहुत सारे स्कूल्स हैं और उन स्कूल्स में जो यूनिफॉर्म है सारे स्कूल की सेम यूनिफॉर्म है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन से स्कूल का कौन सा स्टूडेंट है। तो सेम इसी तरीके के गुड्स पे भी चलता है कि अगर मेरा गुड्स क्या है, अगर गुड्स को सेम कंडीशन में ले लिया जाए तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी कि ये गुड्स किस चीज का है। तो होता क्या है, जैसे स्कूल वाले, हर स्कूल वाले अपने यूनिफॉर्म को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हर स्कूल की एक अलग यूनिफॉर्म होती है, उससे हम यूनिफॉर्म से उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये इस स्कूल का स्टूडेंट है। तो उसी तरीके से जो हमारी गुड्स है, जिस गुड्स का हम नाम कुछ भी बोल रहे हैं, हम कुछ और बोल रहे हैं, बाहर कुछ और बोला जा रहा है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एक कोड से। उस कोड को बोला जाता है एचएसएन कोड। तो यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है जब आप जीएसटी को अप्लाई करते हैं और जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। आप ध्यान रखेंगे जब भी आप स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे तो हर स्टॉक का एक एचएसएन कोड डालना कंपलसरी होता है, क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि इस कोड से ये वाला स्टॉक आया। जैसे हम लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो इंडिया का जो सामान बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है तो हमें नहीं पता कि बाहर उसको क्या बोला जा रहा है, या बाहर से हमारे पास जो गुड्स आ रही है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो वहां क्या बोला जा रहा है और यहाँ हम क्या बोल रहे हैं। तो इसके लिए एक कोड दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एचएसएन कोड, और एसएससी कोड है जो सर्विसेज के लिए है। जो सर्विस की सप्लाई देंगे तो हर सर्विस का एक आपको अलग से कोड मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सर्विस अकाउंटिंग कोड। एसएससी का मतलब है सर्विस अकाउंटिंग कोड और एचएसएन का मतलब है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो एचएसएन कोड हमेशा अपने गुड्स पे अप्लाई करना है। ये 8 डिजिट का होता है, इसमें आप 6 और 4 ले सकते हैं। और सर्विस के लिए आप एसएससी कोड लेंगे। तो जब भी आप सर्विस की सप्लाई देंगे तो आपका एसएससी कोड होना चाहिए, जब भी आप गुड्स की सप्लाई देंगे तो आपके पास एचएसएन कोड होना चाहिए। नेक्स्ट आपको समझना है कि जब आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो ट्रांजेक्शन्स किस टाइप का है। तो ट्रांजेक्शन्स को समझने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। तो इंटर और इंट्रा अगर आपको समझ में आ जाए तो आप जीएसटी को अच्छे से समझ सकते हैं और जीएसटी को बिल पे अच्छे से एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रा स्टेट पे। इंट्रा स्टेट का मतलब है कि एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है, चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो चाहे वो सर्विसेज की सप्लाई हो। तो विद इन स्टेट यानी कि एक ही स्टेट के अंदर आप सप्लाई दे रहे हैं, चाहे वो आप परचेज कर रहे हो चाहे आप सेल कर रहे हो। तो जब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। बट बिजनेस है और अगर आपने एक ही स्टेट के अंदर नहीं दूसरे स्टेट से सप्लाई ली है या दूसरे स्टेट को आप सप्लाई दे रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे 2 स्टेट आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया उत्तराखंड और मुंबई, और यहाँ पे मैंने खाली लिया है उत्तराखंड। तो एक ही उत्तराखंड है यानी कि विद इन स्टेट है तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। अब एक उत्तराखंड से कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है, मुंबई पे, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये इंटर स्टेट कहलाएगा। तो इसी तरीके से जो मैंने आपको सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी बताई थी वो इन स्टेट के बेस पे, इन ट्रांजेक्शन के बेस पे ही अप्लाई होती है। तो अगर आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है यानी कि एक ही स्टेट के अंदर आप सप्लाई दे रहे हो तो वहां पे जो टैक्स चार्ज होता है वो टैक्स होता है सीजीएसटी और एचजीएसटी। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो अदर स्टेट अगर आपकी सप्लाई है तो वहां पे सीजीएसटी और एचजीएसटी की जगह आपको चार्ज करनी होती है आईजीएसटी। तो इसको ऐसे समझना है आपने। तो अब आपको पता है कि जब आप सीजीएसटी और एचजीएसटी कब चार्ज करेंगे और आईजीएसटी आप कब चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने दिया है कि मेरा एक ट्रांजेक्शन है जिसमें मैंने इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन किया यानी कि मेरा ही स्टेट के अंदर वो गुड सप्लाई हुई है। तो यहाँ पे जब मैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करूंगी तो वहाँ पे सीजीएसटी और एचजीएसटी को अप्लाई करूंगी।
टैक्स रेट सेम रहेगा। जो मैंने आपको 5%, 18% और 40% का जो स्लैब दिया था उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट डिफरेंस क्या होगा इसमें कि जब आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को अप्लाई करेंगे तो वहां पे उस टैक्स को इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर आपका जो टैक्स स्लैब है वो 18% का है और आप विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई दे रहे हैं, तो आप सीजीएसटी और क्या चार्ज करेंगे, एसजीएसटी। तो इसमें 18% को इक्वल डिवाइड कर देंगे हम, एसजीएसटी 9% जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, एसजीएसटी 9% जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। और अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो इंटर स्टेट है तो वहां पे आपने किसी को डिवाइड नहीं करना है, इंटीग्रेटेड रहेगा आपका टैक्स। तो उसमें जितना 18% का अगर वो आइटम है या 5% का वो आइटम है या 40% का वो आइटम है, पूरा का पूरा आपने रेट लेना है। और ये आईजीएसटी चार्ज होती सीधे सीधे कहाँ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जब आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो आपने सीजीएसटी और आईजीएसटी चार्ज करना है। जब आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा वहां पे आपने सीजीएसटी और एचजीएसटी को अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने दो सप्लाई यहाँ पे दिखाई है। पहली सप्लाई है मेरी इंट्रा स्टेट की, जिसमें मैंने एक लैपटॉप परचेज किया है 50,000 का और उसमें जीएसटी चार्ज हुई है 18% की। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो मैं इस 50,000 पे 9% तो मैं सीजीएसटी चार्ज करूंगी और 9% में एचजीएसटी। तो 4500 दोनों को इक्वली क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ये नहीं कि आपने यहाँ पे ज्यादा ले लिया, एक पे कम ले लेना, इक्वल डिवाइड होगा 9% तो आपने टैली के अंदर भी सेटिंग ऐसी ही करनी है। अगर आप सीजीएसटी को लें तो वो खुद ही चार्ज करे, सीजीएसटी और एचजीएसटी। अगर आपने आईजीएसटी लिया तो आईजीएसटी को भी वो खुद ही चार्ज करें, आपने हाथ से कैलकुलेट करके किसी भी जीएसटी का अमाउंट को फिल नहीं करना है। वो आगे चल के जीएसटी रिटर्न फाइल में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए आप जब भी लेजर्स बनाएं तो ध्यान दें कि किसका लेजर्स आपने कैसे बनाना है। तो ये था हमारा आज का एक थ्योरी पार्ट। मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि जब मैं टैली के अंदर ये चीजें करूं तो आपको समझ में आ जाए कि कैसे करना है। अब आपको समझ में आ गया कि जीएसटीआर नंबर, सबसे पहले आपने डिटेल फिल करनी है जीएसटीआर नंबर की। सेकेंड, आपने जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे या सर्विस क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपने किसको लेना है, एचएसएन और एसएससी को। फिर आपने चेक करना है अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो दो लेजर्स आपने बना देने हैं, सीजीएसटी और एचजीएसटी के। अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई भी जा रही है तो आपने एक लेजर्स बना देना है आईजीएसटी का। तो आप पूरा प्रॉपर तरीके से आपने हर जगह पे जीएसटी को एप्लीकेबल करना है। अब देखिए, इसी को हम प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं टैली के अंदर। तो टैली के अंदर मैंने पहले से ही कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है और सारे लेजर्स बना दिए। तो आप देखिए, जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएट करने के बाद आपने F11 फीचर को यस करना है और यहाँ पे जो आपको जीएसटीआर नंबर मिला हुआ है उसकी पूरी डिटेल आपने फिल करनी है। ये सबसे मेन है। आपने टैली को बताना है कि अब आप एक रजिस्टर्ड डीलर हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड को रेगुलर लिखा जाता है। तो सबसे पहले वो स्टेट पूछेगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन टाइप पूछेगा और आपका जीएसटीआर नंबर पूछेगा। ये फिल करना कंपलसरी है जब आप कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। अगर पहले से ही कंपनी क्रिएट है तो आप F11 प्रेस करिए जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के बाद और अपनी जीएसटी की पूरी डिटेल को आप फिल कर लीजिए। उसके बाद आप लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो लेजर्स क्रिएट करने में आपने ध्यान देना है कि आप लेजर्स क्रिएट करते टाइम क्या क्या करना है आपने। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने ध्यान देना है जब आप पार्टी का लेजर्स बनाएंगे। तो जब आप पार्टी का लेजर्स बनाएंगे तो आपने माना, मैंने यहाँ पे एक पार्टी बनाई है एबीसी कंपनी और इससे मैं परचेज करूंगी। तो ये मेरा क्रेडिटर है और इसकी डिटेल फिल करना भी कंपलसरी है। जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के बाद आपने दिखाना है, अगर ये रजिस्टर्ड है तो इसको भी रजिस्टर्ड दिखाना है, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको अनरजिस्टर्ड के अंदर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको रजिस्टर्ड दिखाया है और इस एबीसी कंपनी को मैंने उत्तराखंड का दिखाया, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है, मेरा बिजनेस भी उत्तराखंड में है और ये जो पार्टी है ये भी उत्तराखंड की, यानी कि इसके और मेरे बीच का जो ट्रांजेक्शन होगा वो विद इन स्टेट होगा, यानी कि इसके बिल पे हमेशा चार्ज होगी सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो भी जीएसटी का रेट होगा। तो आपने पार्टी के लेजर्स को आपने चेक कर लेना है। इसी तरीके से मैंने दूसरी पार्टी बनाई है, एक रमेश ट्रेडर।
तो जब आप रमेश ट्रेडर का लेजर चेक करेंगे तो देखिए मैंने इसका स्टेट चेंज कर दिया, इनको महाराष्ट्र दिखा दिया। तो यानी कि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया। अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर नहीं होंगे क्योंकि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई दे रहे हैं तो आपको कंपलसरी है कि आप अपने को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी डिटेल फिल होगी महाराष्ट्र की होगी, और यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट करना कंपलसरी है हर डेटर्स और क्रेडिटर का, और उसका जीएसटी टाइप देना बहुत कंपलसरी है। अगर वो रेगुलर है यानी कि रजिस्टर्ड है तो आप रेगुलर लेंगे, रेगुलर लेने पे उसकी जीएसटी की डिटेल को फिल करेंगे यानी कि जीएसटी नंबर फिल करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आप आईजीएसटी का लेजर्स बनाएंगे, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस टाइप जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और आईजीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे परसेंट में आपने कोई भी परसेंट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा हो सकता है 18% वाला प्रोडक्ट भी है, 5% वाला भी है, या 40% वाला प्रोडक्ट भी है। तो यहाँ पे हम किसी परसेंटेज को फिक्स नहीं करते हैं। सेम ऐसे आप अगर आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इंटर स्टेट के लिए भी आप क्या बनाएंगे, सीजीएसटी और एचजीएसटी, और यहाँ पे आप टाइप में जीएसटी लेंगे और टैक्स टाइप में आप सीजीएसटी ले लेंगे और ऐसे ही एचजीएसटी ले लेंगे। और इसके साथ ही अगर आप परचेज कर रहे हैं और आपके पास एक से ज्यादा रेट वाले स्टॉक्स हैं तो आप परचेज एट द रेट 18%, परचेज एट द रेट 14% इस तरीके से बनाएंगे। इससे होगा क्या, आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होगी। आपको 18% के अंदर सारे 18% वाले आइटम दिखा देगा और 40% के अंदर सारे 40% वाले दिखा देगा। आप ऐसे भी मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप इनको बना रहे तो इसमें आप स्पेसिफाइड डिटेल ईयर लेंगे और टैक्स स्लैब ले लेंगे 18%। और ध्यान रखिए कभी भी किसी भी लेजर्स में आप एचएसएन कोड को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एचएसएन कोड किसको आइडेंटिफाई करता है, स्टॉक को। उसके बाद जब आप सारे लेजर्स बना लेंगे तो अब आपने बनाना है स्टॉक। आप देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टॉक बनाया है, और इस स्टॉक को क्रिएट करने में आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने लैपटॉप बनाया, डेल का दिया, और यहाँ पे जीएसटी की डिटेल आपसे फिर से पूछेगा तो यहाँ पे भी आपने हर आइटम की जीएसटी डिटेल को एप्लीकेबल करना है। और यहाँ पे एचएसएन कोड को स्पेसिफाई करना है कि जिस आइटम का जो भी एचएसएन कोड है यहाँ पे फिल करना है। अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो आपने 6 डिजिट लेनी है, या पूरा का पूरा आप 8 भी ले सकते हैं। अगर आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं तो आप 4 डिजिट्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप एचएसएन कोड को एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे आप जीएसटी रेट को एप्लीकेबल करेंगे, तब आपके बिल में प्रॉपर जीएसटी क्या होगी, चार्ज होगी। अब देखिए ये सब क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, वाउचर्स में एंट्री करेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे F9 पे आती हूँ और सबसे पहले हम खरीदते हैं एबीसी कंपनी से। तो अब आपको पता है कि एबीसी कंपनी क्या है। जब आप इस पे आएंगे तो ये डिटेल होती है आपके सप्लायर्स की, ये पार्टी डिटेल आपकी कहलाती है। यहाँ पे आप डिटेल को एक बार जरूर चेक करेंगे और इस डिटेल में उसका स्टेट, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर और प्लेस ऑफ सप्लाई आप जरूर देखेंगे। अगर आपने यहाँ पे कोई भी किसी भी उसको छोड़ दिया तो नीचे जीएसटी चार्ज नहीं होगी आपकी। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए और उसका स्टेट सेलेक्ट होना चाहिए। अब ये एबीसी कंपनी ट्रेडर की जो डिटेल दे रहा है, देखिए ये उत्तराखंड का ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, उत्तराखंड की है। इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैपटॉप ले लेंगे और क्वांटिटी आपने फिल किया और रेट मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लेते हैं 50,000। तो अगर मैं यहाँ पे आईजीएसटी लेना लूँ भी, ठीक है, अगर आपने सब चीज सही से बनाया होगा तो आप देखेंगे तो ये आईजीएसटी को चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि उस ऊपर हमने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या दिया है, इंट्रा स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई दिया है। तो ये चार्ज नहीं होना चाहिए और आपने लेना भी नहीं है इसको। तो यहाँ पे अगर मैं सीजीएसटी लूँ तो ये आराम से सीजीएसटी लेगा और उतना ही क्या ले लेगा, एचजीएसटी ले लेगा। तो यहाँ पे आप इसको कंट्रोल पी करके इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी की डिटेल भी दिखाएगा और जीएसटी की और सारी सब कुछ अगर आपने देखना है, जैसे एचएसएन देखना है या जीएसटी की पूरी टेबल देखनी है, तो आप कॉन्फ़िगर करके उन फीचर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इस पर भी हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करेंगे और सेम इसी तरीके से आपकी क्या होगी, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी।
जो रमेश ट्रेडर से हमने करी। अब देखिए इस पार्टी की डिटेल चेंज होगी। इस पार्टी की डिटेल आ रही है, ये महाराष्ट्र का है, रेगुलर का डीलर है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या दे रहा है, उत्तराखंड, यानी कि 2 स्टेट आ गए, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड। तो अब इस बिल में आप क्या चार्ज करोगे, लैपटॉप, इसी से हम लैपटॉप खरीद रहे हैं तो 10 पीसेस भी मैंने इसके परचेज किए, सेम रेट पे ले लेते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे CGST और AGST चार्ज करूंगी तो ये नहीं लेगा, तो यहाँ पे क्या लेगा, ये IGST लेगा, क्योंकि टैली को पता है कि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हमने स्टेट दिए हुए। तो टैली ऐसे नहीं समझ में आता टैली को कि ये इंटर है या इंटर है। तो जब एड्रेस आप फिल करेंगे, जो स्टेट आप फिल करेंगे, उसके बेस पे ही आपका क्या होगा, GST को चार्ज करेगा। अब इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो इस तरीके से आएगा, वहाँ पे CGST और SGST दिखा रहा था, यहाँ पे IGST लेगा। तो इस तरीके से जितने भी परचेज के ट्रांजेक्शन होंगे, अगर आप एक रेगुलर डीलर से परचेज करते हैं तो आप इस तरीके से, अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई है तो आप IGST चार्ज करेंगे, वैसे तो बिल पे लिखा होता है, और अगर वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आप CGST और SGST चार्ज करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आप पहले ध्यान से इस थ्योरी को पढ़िए और परचेज के ट्रांजेक्शन्स करना स्टार्ट करिए। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।